हेलो स्टूडेंट्स, मैं कुलदीप आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल यूपी एग्ज़ाम में। और हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज़ को, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम जो भी आपका यूपी ट्रिपल एससी का हो गया, वीडियो लेखपाल और यूपी एसआई और आरओ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और ये सारे क्वेश्चन जो हैं ये पुराने एग्ज़ाम्स में पूछे भी गए हैं। तो आप लोग फटाफट वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे कि भारत की संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब देखते हैं ऑप्शन क्या क्या हैं। कि संविधान में एक संसदीय प्रणाली की सरकार का प्रावधान है। संसद का सर्वप्रमुख कार्य है मंत्रिमंडल का प्रावधान करना। मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है। मंत्रिमंडल को लोकप्रिय सदन में बहुमत का विश्वास प्राप्त रहना चाहिए। कौन सा नहीं है? तो देखिए, संविधान संसदीय प्रणाली की सरकार का प्रावधान है, सही है। संसद का कार्य मंत्रिमंडल का प्रावधान करना है, ठीक है। मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है, जी नहीं, निम्न सदन तक ही सीमित नहीं है, ये दोनों सदनों तक है, ठीक है। दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, आप सभी को मालूम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, और ये चौथा भी हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन सी होगा आंसर इसका। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकारी कौन नहीं होता है। ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी, भारत का अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल या भारत के राष्ट्रपति के सचिव। अब अगर देखा जाए महालेखा परीक्षक की बात करें तो इनकी नियुक्ति कौन करता है? इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं आर्टिकल 148 के तहत। उसके बाद में और इन्हें लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होता है। उसके बाद में आता है भारत का अटॉर्नी जनरल। भारत के जो अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी हैं, इनको आर्टिकल 76 के तहत उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार के विरुद्ध भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं तथा ये संसद की कार्यवाही में ये भी भाग लेते हैं। फिर आते हैं सॉलिसिटर जनरल, ये भी उसमें भाग ले सकते हैं लोकसभा की कार्यवाही में। बचते हैं सिर्फ भारत राष्ट्रपति के सचिव, तो ये जो हैं लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने नहीं लेते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि एक वर्ष में किसी देश के सामान्य निवासियों और उनकी संपत्ति द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को, चाहे वे घरेलू राज्य क्षेत्र के भीतर परिचालित हों या बाहर हो, को क्या कहते हैं? सकल घरेलू आय, निवल राष्ट्रीय आय, सकल घरेलू उत्पाद, निवल घरेलू उत्पाद। तो ये क्या होगा? इसको कहेंगे ए, सकल राष्ट्रीय आय, ठीक है। तो इसका अगर बात की जाए सकल राष्ट्रीय आय का, इसे हम ऐसे लिखते हैं, नोट करते हैं, GNP इक्वल टू GDP प्लस X माइनस M। यहाँ पे क्या होता है कि सकल राष्ट्रीय आय क्या है? सकल राष्ट्रीय आय का तात्पर्य है कि पूरे देश में एक वर्ष के दौरान जो उत्पादित हुई अंतिम वस्तु है यानी टोटल, प्लस जो सेवाओं के शुद्ध मूल्य के जो योग हैं, ठीक है, उन्हें कहते हैं। और इसमें जो विदेशियों से जो अर्जित आय को भी शामिल किया जाता है, जहाँ पे जैसे हमने लिखा है GDP हो गई, उसके बाद में जो X है, X का मतलब है कि देशवासियों द्वारा जो विदेशों से प्राप्त आय है उसे भी काउंट किया जाएगा। और M क्या है? जो विदेशियों द्वारा देश में अर्जित पैसा किया गया है, ये दोनों को इसमें माइनस कर दिया जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में कि लेखानुदान संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है सार्वजनिक ऋण लेने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक से धन उधार लेने के लिए, राज्यों को अनुदान प्रदान करने के लिए, निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए। तो आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए कि लेखानुदान का संबंध भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में यानी किस अनुच्छेद के तहत किया गया है। फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता है
तो बजट में संशोधन कर यह दोबारा पेश किया जाता है। सुझाव हेतु बजट राजभाषा को भेज दिया जाता है। संघीय वित्त मंत्री से त्यागपत्र देने के लिए कहा जाता है। प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र पेश कर देता है। तो देखिए, संशोधन के लिए भी नहीं भेजा जाता है, सुझाव हेतु भी नहीं दिया जाता है, और ना ही संघीय वित्त मंत्री से। यहाँ पे पूरी मंत्रिपरिषद ही प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का त्याग पत्र जो है वो पेश कर देता है। क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि अगर बजट पेश नहीं हो पाया, यानी कि सरकार जो है वो क्या है, वो अल्पमत में है, अल्पमत में है, और इसलिए प्रधानमंत्री जो है त्यागपत्र प्रस्तुत कर देता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि मुद्रा पूर्ति M1 क्या है। देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। नोट एवं सिक्के तथा जमा मांग। नोट, सिक्के, जमा मांग, जमा धन, डाकघर की बचत राशियां, या A+B कोई नहीं। तो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा नोट एवं सिक्के तथा मांग जमा जो हमारे पास होती है, यही आती है मुद्रा पूर्ति M1 में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन में कि एक्चुअरीज शब्द संबंधित है। अब यहाँ पे हिंदी में लिखा है, मैं आपको लिख के एक बार इसको बता देता हूँ कि एक्चुअल में क्या होगा। एक्चुअरीज, ठीक है, यह शब्द किससे संबंधित है? बैंकिंग से, बीमा से, शेयर बाजार से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये है हमारा बीमा से संबंधित है। और आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में बताएं कि एक्चुअरीज बिल, एक्चुअरीज बिल को संसद में कब लाया गया था, या कब पारित किया गया था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन में कि भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना में निवेश का स्वरूप निर्धारित किया। प्रोफेसर N कॉल्डार ने, प्रोफेसर VKRV राव ने, प्रोफेसर RF हेराडे ने, या प्रोफेसर PC महालनोबिस ने। तो ये हैं हमारे प्रोफेसर PC महालनोबिस ने। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि देश में एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र हैं 15, 17, 18 या 20। बात ये एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र यानी कि जो कृषि पर्यावरणीय क्षेत्र हैं, इनका जो आधार है ये 4 प्रकार से बनाया गया है। एक वृद्धि काल के आधार पे, ठीक है, एक कौन सा है, वृद्धि काल। दूसरा है वर्षा के हिसाब से, फिर तीसरा है मृदा के हिसाब से, और चौथा है जो जिलों के हिसाब से। तो अब इसमें देखते हैं कितने क्षेत्र हैं। इसमें टोटल हैं 20 क्षेत्र आते हैं। अब वो 20 कौन कौन से हैं, चलते हैं। 20 जो क्षेत्र हैं वो ये हैं: पश्चिमी हिमालय, पश्चिमी मैदान, दक्कन का पठार गर्म अर्धशुष्क इको क्षेत्र, उत्तरी मैदान तथा मध्यवर्ती उच्च भूमि, मध्यवर्ती मालवा ऊंची भूमि और काठियावाड़ का प्रायद्वीप, मध्यवर्ती ऊंची भूमि, दक्कन का पठार और पूर्वी घाट तमिलनाडु अपलैंड और दक्कन का पठार और मध्यवर्ती ऊंची भूमि यानी जो बुंदेलखंड वाला एरिया है। फिर है पूर्वी पठार यानी कि जो छत्तीसगढ़ का एरिया है। फिर है पूर्वी पठार ये छोटा नागपुर और पूर्वी घाट। फिर है उत्तर का मैदान, फिर है पूर्व का मैदान, फिर असम एवं बंगाल का मैदान, उत्तर पूर्व का पहाड़ क्षेत्र यानी कि जो है पूर्वांचल। फिर आता है पूर्वी हिमालय, पूर्वी तटीय मैदान, पश्चिमी घाट एवं तटीय मैदान, और फिर है अंडमान निकोबार एवं लक्षद्वीप के द्वीप। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि भारत में औद्योगिक विकास हेतु संयुक्त क्षेत्र का विचार किस औद्योगिक नीति प्रस्ताव में रखा गया। 1948 की औद्योगिक नीति, 1956 की, 1980 या 1991 की। तो ये जो है संयुक्त प्रस्ताव का 1956 की
औद्योगिक नीति में संकल्पना रखी गई थी, ताकि इनके अनुसार क्या था कि औद्योगिकरण में तीव्रता लाने हेतु सार्वजनिक एवं सहकारी क्षेत्र के साथ साथ विकास पर जोर दिया जाए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि निम्न कथनों पर विचार करिए। विकास की ऊंची दर के साथ शिक्षित बेरोजगारी बढ़ती है। कारण आर, यह तभी होता है जब व्यावसायिक शिक्षा की कमी होती है। ठीक है, तो विकास की ऊंची दर के साथ शिक्षित बेरोजगारी बढ़ती है, सही है, और यह तभी होता है जब व्यावसायिक शिक्षा की कमी होती है, तो ये बिल्कुल सही है। यानी ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि निम्नलिखित में से भारत निर्माण का कौन अंश नहीं है? कृषि आधारित उद्योग, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण आवास या ग्रामीण टेलीफोन। तो इसको आप लोग फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स में क्या होगा। देखिए अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। क्या था कि गांवों में जो आधारभूत सुविधाएं हैं उनके विकास हेतु केंद्र सरकार ने भारत निर्माण कार्यक्रम या भारत निर्माण योजना की शुरुआत की थी। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने की थी। कब? 16 दिसंबर 2005 को इसका शुभारंभ किया गया था। इसका मेन काम था कि जो 6 प्रमुख क्षेत्र हैं उनको 4 वर्षों में प्राप्त करना था। 6 कौन कौन से क्षेत्र हैं देखते हैं। सिंचाई, जलापूर्ति, आवास, सड़क, टेलीफोन और विद्युतीकरण। तो देखिए विद्युतीकरण भी आ गया, आवास भी आ गया, टेलीफोन भी आ गया, यानी कृषि आधारित उद्योग जो हैं वो इस योजना से बाहर थे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि जनगणना 2011 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु वालों की संख्या सकल आबादी का कितना प्रतिशत है या थी? 29%, 30%, 31 और 32। तो ये है हमारा 29%। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सॉरी गाइस, ये 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? 29वां, 20वां, 15वां या 10वां? तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, 20वां। उत्तराखंड की आबादी कितनी है टोटल? 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की आबादी है वो है 1,86,292। और अगर बात की जाए कि क्षेत्रफल का, तो यह है उत्तराखंड क्षेत्र देश के कुल क्षेत्रफल का 1.69% है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि जनसंख्या 2011 के अनंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से भारत की किस राज्य में न्यूनतम साक्षरता दर है? अरुणाचल प्रदेश, बिहार, राजस्थान, झारखंड। तो यह है हमारा बिहार। ठीक है, जनगणना 2011 की रिपोर्ट के अनुसार क्या था कि जो बिहार की साक्षरता दर है वो थी 61.8% और अरुणाचल प्रदेश की है 65.4, राजस्थान की है 66.1 और झारखंड की है 66.4। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? देखिए यहाँ पे कुछ राज्य हैं और वहाँ पे बाल लिंग अनुपात है। 2011 के अनुसार आपको बताना है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार। उत्तर प्रदेश 890, मध्य प्रदेश 912, राजस्थान 880, बिहार 946। देखते हैं जो
ये क्वेश्चन पुराना है, तो मध्य प्रदेश का 912 ये था, सही है। लेकिन अभी जनगणना की जो रिपोर्ट आई थी उसके हिसाब से भी ये कितना हो गया है, 918 हो गया है। और बाकी अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश का, तो उत्तर प्रदेश का 902, राजस्थान का 888 और बिहार का 935। और भारत का अगर बाल लिंग अनुपात की बात की जाए 2011 के रिपोर्ट के साथ तो कितना था, 919। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? महाराष्ट्र, गोवा, तमिलनाडु और मिजोरम। तो यह है हमारा गोवा में, ठीक है। गोवा की जो नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है ये है 62.2%। और महाराष्ट्र का जो है यह है 45.2%। फिर हमारा है तमिलनाडु का 48.4% और बचता है हमारा मिजोरम हमारा है 52.1%। और अगर इन सबसे ज़्यादा बात किया कि दिल्ली की नगरीय जनसंख्या कितनी है, तो ये थी 97.5%। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि निम्नलिखित में से किसका नाम प्रव्रजन सिद्धांत से संबंधित है? नोटेस्टीन, थॉमसन, ली डबलडे। तो ये हमारे ली का नाम है इसमें। और इनके अतिरिक्त और भी कुछ लोग थे जिनका नाम से संबंधित था, जैसे हैं बीजर, जैनसन और पीटरसन। इन लोग का भी नाम इसमें आता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में पूछ भी लेता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में कि निम्न में से किसे चिपको आंदोलन का नेता माना जाता है? मेधा पाटकर, बाबा आमटे, सुंदरलाल बहुगुणा, किरण बेदी। तो ये हैं, जी हाँ, सुंदरलाल बहुगुणा। इनके साथ में एक लोग और थे, उनका भी नाम कभी कभी आता है, चंडी प्रसाद भट्ट, ठीक है। चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा था, चंडी प्रसाद भट्ट थे। और इसकी शुरुआत उन्होंने कहाँ से की थी? 1973 में की थी, उत्तर प्रदेश, यानी जो अभी तो जो उत्तराखंड में है, उत्तराखंड के चमोली जिले से के गोपेश्वर नामक जगह है, वहाँ से। तभी उत्तर प्रदेश था, अभी उत्तराखंड में है ये, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि पारिस्थितिकी पदछाप के माप की इकाई है? भूमंडलीय हेक्टेयर, नैनोमीटर, हॉपस, क्यूबिक फुट, क्यूबिक टन। तो ये हो जाएगा। पहले बात करते हैं कि पारिस्थितिकी पदछाप का मतलब क्या है। देखिए, एक मनुष्य अपने जीवन को पूर्ण रूप से धारण करने के लिए जो उसकी आवश्यक न्यूनतम भूमि होती है उसे हम कहते हैं पारिस्थितिकीय पदछाप। पदछाप क्या होती है? यानी पद चिन्ह, सिंपल सी बात है, पदछाप यानी कि पद चिन्ह। तो यह पदछाप जो है पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्रों पर एक जो मानवीय कह सकते हैं कि मानवीय मांग है उसका एक मापक है। तो इसकी इकाई क्या है? और इसकी इकाई है भूमंडलीय हेक्टेयर, ऑप्शन ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। किस प्रकार के प्रदूषण से बचाव के लिए ग्रीन मफलर का उपयोग किया जाता है? वायु, जल, मृदा, ध्वनि, शोर। तो यह है हमारा ध्वनि या शोर, ठीक है। जो ग्रीन मफलर का काम क्या होता है कि ग्रीन मफलर जो है अधिक आबादी या फिर जो ध्वनि प्रदूषण वाले क्षेत्र होते हैं, जैसे जो सड़क के किनारे होते हैं या फिर औद्योगिक क्षेत्र होते हैं, वहाँ के राजमार्गों के आसपास जो रिहायशी इलाके होते हैं वहाँ पे 4-6 पंक्तियों में वृक्षारोपण किया जाता है। तो वृक्षारोपण करने से क्या होता है कि ये जो होते हैं वहाँ की ध्वनि प्रदूषण को कम करने की एक तकनीक होती है, इसलिए वहाँ पे ध्वनि प्रदूषण को कम किया जाता है और फिर से इंसानों को जो इससे हार्म पहुँचता है उसको फिर ठीक किया जाता है, मतलब वो कम हो जाता है, सिंपल सी बात है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे कि कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, नाइट्रस ऑक्साइड,
N2O, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCs और मीथेन CH4 गैसों के ग्लोबल वार्मिंग के प्रति आपेक्षिक योगदान है। क्या होगा? तो ये होगा ऑप्शन सी CO2। सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड आता है, फिर हमारा मीथेन है, उसके बाद हमारा नाइट्रस ऑक्साइड है और फिर हमारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि निम्नलिखित में से कहाँ पर एक संरक्षित कच्छ वनस्पति क्षेत्र है? पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, चंद्रताल, गोवा। तो यह है हमारा गोवा। गोवा का चोराव द्वीप है, जिसे हम इंग्लिश में ऐसे भी लिखते हैं चोराव, जो पूर्णतः संरक्षित कक्ष है। ठीक है, और इसे कब घोषित किया गया था? इसे घोषित किया गया था 1927 में। इसे घोषित नहीं, सॉरी, यह भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत इसे संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। सॉरी, और यह गोवा में 178 हेक्टेयर में फैला हुआ है। 178 हेक्टेयर एरिया में फैला हुआ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि नामदफा बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, बिहार। तो नामदफा जो है ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और यह मुख्य रूप से बिल्ली के एक परिवार है, उसके चारों प्रकारों का यहाँ पे आवास है, इसलिए थोड़ा फेमस है। और यहाँ वर्तमान में बाघ, तेंदुआ, लाल पांडा और गिब्बन, ये सभी जो हैं यहाँ पे पाए जाते हैं। और अगर आपको एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए अभ्यारण्य पे, तो हमने बना रखा है पहले से, मैं उसको मेंशन कर दूंगा ऊपर आई बटन में, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में, आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि निम्नलिखित संस्थानों में से किसमें पर्यावरण सूचना प्रणाली एनविस का जनसंख्या एवं पर्यावरण केंद्र स्थित है? IIT खड़गपुर, IIT नई दिल्ली, IIPS मुंबई, NIRS देहरादून। तो है ये यहाँ पे IIT होना चाहिए था, IIT मुंबई, क्योंकि तो ये यहीं पे है, IIT मुंबई में स्थापित किया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि निम्नलिखित द्वीपों के युग में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग यानी 10 डिग्री चैनल द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? 10 डिग्री चैनल जो है यह छोटा अंडमान एवं निकोबार के मध्य स्थित है और अंडमान निकोबार जो है बंगाल की खाड़ी में स्थित सबसे महत्वपूर्ण द्वीप है। इनमें नारकोंडम जो है सुसुप्त यानी है, और बैरन द्वीप जो है यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है। अगर बात की अंडमान निकोबार की, अंडमान द्वीप की सबसे सर्वोच्च चोटी कौन सी है? सैडल पीक। ये क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है। और अगर निकोबार की बात की जाए तो निकोबार की सबसे ऊंची जो चोटी है वो है माउंट थुलियर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है, हम तट से 3 समुद्री मील तक, तट से 6 समुद्री मील, तट से 12 समुद्री मील, तट से 24 समुद्री मील। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, तट से 12 समुद्री मील, या जिसे हम 12 नॉटिकल माइल भी बोलते हैं। एक समुद्री मील क्या होता है? 1.8 किलोमीटर का होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अलकनंदा और भागीरथी मिलती है विष्णुप्रयाग, देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, बद्रीनाथ में। तो अलकनंदा जो है ये हमारा मिलती है यहाँ पे, अलकनंदा और भागीरथी देवप्रयाग में। ठीक है, अब आती है विष्णुप्रयाग में धौली गंगा एवं विष्णु गंगा का
मिलती हैं। बात करें कर्णप्रयाग की, तो कर्णप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी, ठीक है। फिर आता है और बद्रीनाथ, आप सभी को मालूम ही है। बाकी अगर आपको डिटेल में एक वीडियो चाहिए तो हम इसमें, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं, हम एक डिटेल में वीडियो बना देंगे कौन कौन से प्रयाग जो हैं कहाँ कहाँ पे, उनमें कौन कौन सी नदियों का मिलन होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम है कोरोमंडल, मालाबार, उत्तरी सरकार, कोंकण। तो ये है ऑप्शन ए कोरोमंडल। जो पूर्वी समुद्री तट है, यानी पूर्वी समुद्री तट के जो विस्तृत मैदान के उत्तरी भाग को क्या बोलते हैं? उत्तरी सरकार बोलते हैं, उत्तरी सरकार बोलते हैं। तथा जो दक्षिणी भाग जो आंध्र प्रदेश से लेके तमिलनाडु तक फैला हुआ है, उसको हम संयुक्त रूप से क्या बोलते हैं? कोरोमंडल। इसको हम कहते हैं कोरोमंडल तट कहते हैं। अब कोरोमंडल तट भी 3 भागों में आता है। पहला कौन सा है? पहला है उत्कल का मैदान, फिर है आंध्र का मैदान, और आता है तमिलनाडु का मैदान, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे और अपने लास्ट क्वेश्चन पे कि निम्नलिखित में से कौन भारत की सीमा में स्थित एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है? तो गाइस, इसको हमने अभी इसके कुछ क्वेश्चन पहले ही बताया था कि भारत की सीमा में एकमात्र सक्रिय है हमारा बैरन द्वीप, सक्रिय ज्वालामुखी है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आता है, ठीक है। और ये अंडमान से लगभग 80 किलोमीटर पूर्व में, ठीक है, नारकोंडम पूर्व में है। और जो हमारा ये नारकोंडम द्वीप है, ये भी वहीं पे स्थित है, ज्वालामुखी द्वीप है, जो कि शांत है। ये एक्टिव है और ये शांत है। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।